नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार मौज चैनल के इस एनआरआई टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। शो स्टार्ट करने के पहले मैं उन सभी अप्रवासी भारतीय बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने इस शो में सम्मिलित होने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। थैंक यू ऑल। जल्द ही हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आगे की कार्यवाही के बारे में जानकारी देगी। तब तक आपसे हमारा अनुरोध है कि अपना धैर्य बनाए रखें। चलिए शो को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक ऐसे अप्रवासी बंधु का आपसे परिचय कराता हूं जो बाय प्रोफेशन आईटी स्पेशलिस्ट हैं और भारत के बिहार राज्य के छपरा जिले के मूलतः निवासी हैं। एक आम युवा की तरह इन्होंने भी कभी सोचा नहीं था कि विदेश में जाके काम करेंगे, बट कहते हैं ना कि जब कुछ होना होता है तो रास्ता अपने आप बनते जाता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके कारण ये आज यूएई के अबू धाबी शहर में जॉब करते हैं और सब परिवार निवास करते हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर दिवाकर। नमस्कार दिवाकर जी, कैसा लग रहा है आपको अबू धाबी में काम करके इतने सालों से? अबू धाबी में काम करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और जहाँ तक दिल की बात है, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं इंडिया के बाहर हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी छपरा से, उसके बाद दिल्ली, फिर बैंगलोर, वहाँ कुछ कंपनियों में काम किया जैसे IBM, HP और डेल। उसके बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला। ऐसा क्या हुआ था कि आपको अबू धाबी आना पड़ा? एक्चुअली हर जगह आपको एक एक स्टेप सीढ़ी चढ़ना होता है, तो वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं बैंगलोर तक पहुंचा। मैं दुनिया की सबसे रेपुटेड कंपनी डेल टेक्नोलॉजी में इंडिया एस्केलेशन देखता था। अचानक से मुझे 3 बाहर के देशों से ऑफ़र आया, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया और अबू धाबी। अबू धाबी इसलिए मुझे अच्छा लगा कि ये जोग्राफिकली और संस्कृति वाइज भारत के बहुत करीब है। जी, ऐसा कुछ हुआ था, ऐसी कोई घटना जिससे कि आपको अबू धाबी आने का प्रेरणा मिला? एक्चुअली यहाँ के बारे में जानता था, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या होता है यहाँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया यहाँ के बारे में, और उसने बताया कि हमारी इस स्किल की यहाँ ज़रूरत है, तो मैं आ गया। चलिए, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप अबू धाबी में हैं, इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। अब अपने घर से दूर विदेश में अपने परिवार यानी आपके बच्चे, बीवी सभी के साथ रहते हैं, उनको कैसा लगता है यहाँ पर रहने में, और आप उनके साथ कितना समय बिता पाते हैं? नहीं, मैं उनके साथ अच्छा समय बिताता हूँ और उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया, ये काफ़ी इंडिया से क्लोज है। यहाँ स्कूल भी वो लोग CBSE में ही पढ़ाई करते हैं जी। तो सिलेबस भी वही है और रहन सहन भी हमारा वैसा ही है जैसे इंडिया में होता था। अच्छा। और एक कटु सत्य मैं बोलना चाहूँगा, मैं बिहार से हूँ जी। और बिहार में अगर आप थोड़ा सा पढ़ लिख गए तो फिर आपको अपना बिहार छोड़ना ही पड़ता है। मैं बैंगलोर में था, उससे पहले दिल्ली में मैं 16 घंटे ट्रेन से जाता था। बैंगलोर मुझे फ़्लाइट से 4 घंटे 10 मिनट लगता था घर पहुंचने में, पटना। सेम टाइम मुझे यहाँ से लगता है अगर मुझे छपरा मतलब इंडिया जाना हो तो मेरे लिए डिस्टेंस नहीं है और रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है यहाँ पे, तो इस मैनर में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि आप इंडिया में भी काम करके, अगर बिहार से बाहर इंडिया में काम कर रहे हैं या फिर आप अबू धाबी में काम कर रहे हैं, बात बराबर है जी। ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये बात मैं उन सभी युवाओं को बताना चाहता हूँ जो बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं कि अगर आप एक बार घर से बाहर निकलते हैं तो आप निसंकोच आप भारत के किसी भी राज्य में जाएं या फिर विदेशों में जाएं। इसमें ये मत सोचे कि हमारे लिए कुछ परेशानी होगा या फिर आप घर नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा नहीं है।
आजकल की दुनिया में ग्लोबली हम लोग इतना कनेक्टेड हैं कि आप कहीं से एक जगह से दूसरे जगह भी बहुत कम से कम समय में पहुंच सकते हैं। तो आप इस चीज़ों को कंस्टेंट नहीं बनाइए, बल्कि आगे बढ़िए, घर से बाहर निकलिए। अगर मेरा ये सोच है कि एक बार मैं घर से बाहर निकल गया तो मेरे लिए पूरी दुनिया ही खुला पड़ा है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी काम कर सकता हूँ और कहीं भी रह सकता हूँ। तो इस बात को हमेशा मैं अपने युवाओं से आग्रह करूँगा कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। दिवाकर जी, बाय प्रोफेशन आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, बट क्या ऐसा और कोई प्रोफेशन रहा हो जो आप कर नहीं पाए? जी, मैं शिप चलाना चाहता था और इसके लिए मैंने चेन्नई में पढ़ाई भी करी थी, लेकिन किसी कारण से वो हो ना पाया। और उसी समय ये बात है 1996 के करीब की, उसी समय मुझे किसी ने ऑफ़र दिया था कि मेरे साथ कंप्यूटर में आ जाओ। मैंने उसको मना किया कि कहाँ मैं 1000 टन का जहाज़ चलाने की प्लान करना, तुम 5 किलो के लैपटॉप के अंदर मुझे डाल रहे हो। तो वो हुआ। इसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मैंने आईटी की कोर्स करा और उसके बाद मुझे मौका मिला एचपी में काम करने का, और एचपी आईबीएम डेल का रास्ता होते होते मैं आज यहाँ हूँ। यहाँ पे मैं सुपर कंप्यूटर और इस टाइप के कंप्यूटर्स डिज़ाइन करता हूँ। चलिए, वो बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जहाज़ चलाना चाहते हैं तो वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है। आप अपना प्रोफेशन पे काम करते हुए भी आप जहाज़ चला सकते हैं। अबू धाबी में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो स्मॉल स्केल पे लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, और उसके बाद आप अपना पहले छोटे बोट चला सकते हैं और धीरे धीरे करके आप उस लाइसेंस को बढ़ा के आप यॉट तक भी ड्राइव कर सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। ये एक इंटरेस्ट की बात है। बट बहुत बहुत अच्छा लगा सुन करके, क्योंकि मैं भी मरीन फील्ड में काम करता हूँ और आपका इंटरेस्ट के बारे में जान करके मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो जेट स्की चला के मैं अपने मन को संतुष्ट कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है। चलिए चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। क्या आपको लगता है कि बिहार के नौजवान जो क्वालिफाइड हैं टेक्निकली या फिर कमर्शियली क्वालिफाइड हैं, पर वो विदेशों में काम करने के विकल्प की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन में ऐड करना चाहूँगा। आज के डेट में जो भी बच्चा अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसका पहला ख्वाब होता है विदेश में काम करना। और ये विदेश में काम करना डायरेक्ट विदेश जाके भी नहीं, क्योंकि आज के डेट में इंडिया आईटी सुपर पावर है। तो HCL, इन्फोसिस, इस टाइप की कंपनीज हैं, वहाँ पे लोग जॉब ज्वाइन करते हैं और वहाँ से ऑन साइट जाते हैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा दुखी मन से कि अभी भी जो गल्फ रीजन है, इसको पढ़े लिखे लोग विदेश में काउंट नहीं करते हैं जी। और इसको हम लोग कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं। यहाँ अगर आप मेरे रीजन में जाएं, ये जो सहारनपुर मंडल है, क्योंकि मैं बता सकता हूँ वहाँ की बात, वहाँ पे 2 ही चीज़ होता है। या तो आप अबू धाबी दुबई से काम कर रहे हैं, तो या तो आप पाइप फिटर हैं, या फिर आपकी छोटी सी कंपनी है जिसमें 50 लोग को रख के पाइप फिटर का काम करा रहे हैं। लोग ये नहीं जानते हैं कि आप बैंक में मैनेजर हैं, आप किसी आईटी कंपनी में आईटी प्रोफेशनल हैं, आप कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, कहीं आप HR मैनेजर हैं। ये लोग को बताने पे भी वो लोग समझ नहीं पाते। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर आप परमिट करें तो मैं बताऊं, हम लोग जितने भी यहाँ पे सो कॉल्ड वाइट कलर बिहारी हैं, ये मिल करके हम लोग इस कॉन्सेप्ट को बिहार में बदल रहे हैं। अब लोग समझ रहे हैं कि हाँ भाई, इस टाइप के लोग भी बिहार से वहाँ पे जॉब करते हैं। जी जी, ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब मैं भी पहली बार आया था अबू धाबी में, तो लोगों का नज़रिया बिहारियों के लिए ऐसा ही था जैसा दिवाकर जी ने बताया। बट हकीकत में कुछ और है। हकीकत में जब मुझे धीरे धीरे पता चला कि कितने बिहार के वाइट कॉलर लोग यहाँ काम करते हैं और उनका योगदान हर क्षेत्र में है। बिहार के अबू धाबी, UAE
यूएई के अबू धाबी या दुबई शहर या फिर और भी किसी भी एमिरेट्स में चले जाएं, आपको बिहार के लोग मिलेंगे जो कि हर तरह के फील्ड में काम कर रहे हैं। तो ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि लोगों को थोड़ा नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा बिहार समाज एसोसिएशन भी इसी दिशा में काम कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है जी, धन्यवाद। शो को आगे बढ़ाते हुए दिवाकर जी, आप कुछ ऐसी बातों पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि जो युवा विदेश में अगर आते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो जब युवा यहाँ आते हैं तो उनको ये नहीं समझना चाहिए कि भाई मैं कहीं बाहर हूँ, अभी कहीं की सरकार है और यहाँ की कंपनी है, कोई भी है। आपको ऐसा नहीं कि कोई बहला फुसला के कुछ कराएगा, आपको हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है। और बिहार के युवाओं को सबसे पहले मैं बात बता दूं कि बिहार में लोग आज के डेट में अगर आप देखो तो दो तरह के जॉब होते हैं, सरकारी और प्राइवेट। पढ़े से पढ़े लोग, प्रोफेसर्स का मैं देखता हूँ फेसबुक पे अपडेट आता है, डॉक्टर्स का आता है, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। तो प्राइवेट नौकरी को लोग नरेगा के मजदूर से ज़्यादा कुछ समझते ही नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि जो प्राइवेट कंपनी है, जो कॉरपोरेट कंपनी है, वहाँ पे एचआर और बाकी रिस्ट्रिक्शंस और बाकी जो चीज़ होते हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी से ज़्यादा बेटर होते हैं। लोग क्या लिखते हैं कि आपको 10 रुपया दिया जाएगा और आपको 3 रुपये पे साइन कराया जाएगा, ऐसा नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। बट एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा उन युवाओं को जो विदेशों में जाना चाहते हैं। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको विदेशों में जॉब खोजने की कुछ अगर है तो आप खुद से सर्च करिए। आजकल ऑनलाइन पोर्टल पे हर चीज़ अवेलेबल है। कोशिश करिए कि एजेंट से बचें, क्योंकि एजेंट लोग हर तरह के मिलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी एजेंट ही गलत हैं, बट कुछ अच्छे एजेंट भी हैं जो कि अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ गलत दिशा में भी लेके जाते हैं। तो उन सब से बचने के लिए थोड़ा सा आप केयरफुल रहें। अगर आप एजेंट के साथ डील कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल डील करें, लोगों से सलाह मशवरा लेते रहें। जो भी एनआरआई बंधु हैं, अगर आप किसी के कांटेक्ट में हैं तो उनसे थोड़ी सलाह ले लें। अदरवाइज़ ऑनलाइन पोर्टल पे हर एक कंपनी पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो उस विकल्प को भी आप करें, उसको भी आप नज़रअंदाज नहीं करें। जॉब साइट्स भी वो सब चीज़ें करें। दिवाकर जी, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। जब आप अबू धाबी में काम करते हैं और अबू धाबी में लगभग मोर देन 150 नेशनैलिटीज़ के लोग यहाँ पर हैं, आपकी कंपनी में भी अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग होंगे जी। कैसा लगता है आपको अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोगों के साथ काम करके? पहले ये 1-2 महीने तक फीलिंग लगती थी कि भाई ये बंदा जॉर्डन का है, पाकिस्तान का है, ये कनाडा का है, ये कहीं और का है, अफ्रीका का है। लेकिन सच पूछिए तो 2-4-5 महीने के बाद ये फीलिंग आता ही नहीं। सही। हम लोग काम में इतना मतलब कि लीन हो जाते हैं कि कभी कभी तो मैं जॉर्डन वाले बंदे को हिंदी में बुला देता हूँ। तो होता है ऐसा। नहीं, ये भी अच्छी बात है। जैसा आपने बताया कि जब हम अलग अलग नेशनैलिटी के साथ थोड़े दिन काम करने लगते हैं तो एक वो कनेक्शन बन जाता है, और उस कनेक्शन की वजह से अगर आप प्रॉपर इंग्लिश में कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं फिर भी हम लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो आपने बहुत ही अच्छा बताया। ये भी एक कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर हम विदेशों में जाते हैं तो मान के चलिए थोड़े दिन स्ट्रगल है, बट उसके बाद जैसे ही वो शुरू के 6 महीने पार होंगे आप एक परिवार की तरह महसूस करते हैं। तो बाहर आने के बाद में अलग अलग देशों के जो लोग हैं वही हमारा परिवार है। हमको उन सभी के साथ मिलजुल करके रहना है और आगे बढ़ना है। अगर जी आप परिवार के साथ सपरिवार अबू धाबी में रह रहे हैं और करीब 7 साल आपको यहाँ रहते हुए हो गए हैं जी, और इंडिया वैसे भी हमारा इट्स ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल। जो फेस्टिवल हम लोग इंडिया में मनाते हैं, अबू धाबी रहते हुए भी आप उन फेस्टिवल्स को कैसे मनाते हैं? पहला 2 साल मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी
क्योंकि मुझे पता नहीं चल पाता था कि कहाँ क्या होगा। लोगों से मतलब पता चलता था हाँ भाई वहाँ कुछ हो रहा है, तो हम लोग जाते थे। तो अब अचानक से दिमाग में आया, जब हम लोग 7, 8, 15, 10, 15 दोस्त हैं एक चीज़ के, तो हमने खुद का शुरू कर दिया, दैट इज़ बिहार समाज अबू धाबी। एक संस्था बनाई जिसके थ्रू हम लोग छठ, दिवाली, दशहरा जो भी है सारे फेस्टिवल सारे लोग मिलजुल कर करते हैं। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे कवर हो जाता है। इनफैक्ट तीज त्यौहार और छोटे मोटे व्रत जो होते हैं एक दिन वाले, वो भी हम लोग सब मिलजुल कर मनाते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को हम लोग मिस नहीं करते हैं। और बिहार से भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है, वहाँ के सारे न्यूज़ चैनल्स यहाँ के हमारे फेस्टिवल्स को कवर करते हैं। तो ये भी काफ़ी गर्व की बात है। ये बहुत अच्छी बात बताई। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि विदेशों में भी जो भी भारतीय रहते हैं वो सभी फैमिली मिल करके हर तरह के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, वो चाहे होली हो, दिवाली हो, बिहार का छठ पर्व हो। सो दिवाकर जी, अब इतने दिनों से विदेशों में रहने के बाद फिर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि विदेशों में रहने पे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? यहाँ पे सुविधा के नाम पे सब कुछ है। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट जोन है इधर। आप जिस एरिया में रहते हैं उधर पार्क्स है, वो भी इधर पार्क हैं जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड, जैसा मैंने पहले ही बताया कि CBSE है यहाँ पे, तो बच्चे के पढ़ाई के लिए भी काफ़ी कुछ सुविधा है। आपको ये चिंता की बात नहीं है कि कल को मेरे बच्चे अगर भारत वापस जा रहे हैं तो पढ़ाई में कुछ अंतर ना आ जाए, इसलिए CBSE बोर्ड की पढ़ाई है। प्लस भारत के लगभग जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं अच्छे एजुकेशन के लिए, अपर एजुकेशन के लिए, उनकी भी संस्थाएं हैं यहाँ पे। तो पढ़ाई लिखाई से लेकर के खाने पीने में यहाँ पे भारतीय खाना हर जगह उपलब्ध है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे प्योर वेज भी है। लोग बोलते हैं कि आप वहाँ जा रहे हैं तो कैसे आप करेंगे, तो यहाँ पे आप जैनियों के लिए भी काफ़ी अच्छा व्यवस्था है जहाँ बिना लहसुन प्याज का भी खाना मिलता है। तो आपको विश्वास करके ही चलना है कि यहाँ सब कुछ मिलता है, बस आंख बंद कर दीजिए, ये भारत ही है। भारत ही। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई आपने। मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के? मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 100% लोगों का इंश्योरेंस होता है। बिना इंश्योरेंस का आप यहाँ नहीं रह सकते। तो अगर आप कंपेयर करें कहीं से, तो यहाँ पे आपका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है वो काफ़ी कम होता है क्योंकि इंश्योरेंस कवर होता है। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत हैं यहाँ पे, और भारतीय डॉक्टर्स भी बहुत हैं, तो आपको कम्युनिकेशन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए, ये बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो यहाँ पर अवेलेबल हैं वो मैं मतलब कहता हूँ कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है। हर तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अच्छे से एक अच्छे हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। हर एक हॉस्पिटल में आपको इंडियन डॉक्टर्स मिलेंगे, हर हॉस्पिटल में आपको अच्छे स्पेशलिस्ट इंडियन डॉक्टर मिलेंगे, और हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल है। दिवाकर जी, यहाँ की ट्रांसपोर्ट सुविधाएं कैसी हैं आपके अबू धाबी में? ट्रांसपोर्ट सुविधाएं क्या हैं? यहाँ पे रोड बहुत अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात। और ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियों को प्रेफर करते हैं। यहाँ पे बस सेवा भी है, और ट्रेन नहीं है यहाँ पे, और टैक्सीज़ हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि ट्रेन ना होने के कारण थोड़ा सा तो कम्युनिकेशन डिले है। बट ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी ट्रेन होगी यहाँ पे। तो आपका कहने का मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, बस और इम्प्रूवमेंट की जरूरत, बस और टैक्सी के माध्यम से। और आपको अपने पर्सनल कार जो भी है, हर कोई अपना पर्सनल कार रख सकता है यहाँ पर। अपना कार रखना अबू धाबी में थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं अफोर्डेबल है, जिनके लिए भी जो भी अगर कर सकते हैं, बट अफोर्डेबल है। आप अगर परिवार के साथ रहते हैं तो रह सकते हैं। आप लाइसेंस लेना थोड़ा कठिन है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना है लाइसेंस लेने का स्ट्रगल के बारे में। मुझे मौका मिला तो कभी मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा अपने दर्शकों के लिए, ताकि उनको कुछ इससे फ़ायदा मिले। इसमें भी मेरे पे माँ दुर्गा का कृपा था, सरस्वती माँ का कृपा था, और पहली बार में मुझे मिल गया। अभी
मैं उन बिहार के नौजवानों को ध्यान में रखते हुए कुछ सवाल करता हूं, जिससे आप, अगर ये जॉब से रिलेटेड है, कुछ ऐसा चीज़ें जो आप बता सकते हैं। कोई ऐसा एजेंट या किसी को ऐसा जो आप उनको रिकमेंड करना चाहेंगे, या फिर वेबसाइट पोर्टल कुछ ऐसा रिकमेंड करना चाहेंगे? जो भारतीय साइट्स हैं जैसे कि naukri.com, इस टाइप से, उस टाइप के ही पोर्टल्स यहाँ भी काम करते हैं, और वो पोर्टल का एक्सेस यहाँ भी है। आप लिंक्डइन वगैरह पे रहें तो आपको यहाँ की कंपनी अप्रोच करेगी, दैट इज़ फॉर वाइट कॉलर्स, मतलब जो कि उस लेवल के हैं। बाकी जो ग्रे कलर वर्क है, इसके लिए भी कंपनी जो अप्रोच करती हैं, आप वहाँ पे एडवर्टीजमेंट देखें और उनको अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, वो बहुत अच्छी बात बताई है। तो जॉब खोजने के बहुत सारे तरीके अवेलेबल, बहुत सारे तरीके हैं, और उसको वेरीफाई भी करना पड़ता है। तो आप लोग, जैसा कि जितेंद्र जी ने बताया, बिहार समाज अबू धाबी हम लोग हैं यहाँ पे। तो अगर आपको किसी टाइप का डाउट आता है, आप हमारे वेबसाइट या हमारे पेज पे जा करके हमसे क्वारी पूछ सकते हैं। हम लोग आपको जितना हो सके वो उतना मदद करेंगे, या फिर आप हमारे चैनल को भी डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। चलिए, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, ऐसा दिवाकर जी ने बताया है, अगर कुछ जॉब से रिकमेंडेशन कुछ ऐसा होगा तो हम भी कोशिश करेंगे कि अपने चैनल के थ्रू आपको इसकी जानकारी प्रोवाइड करें। कुछ ऐसा लिंक हम प्रोवाइड करेंगे जहाँ से आप डायरेक्ट जॉब सर्च कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने का अवेलेबिलिटी कैसी है? खाने पीने का सामान हो, या फिर अगर कोई बैचलर रह रहे हैं तो उनको खाने पीने का क्या प्रबंध है? बैचलर्स के लिए होटल्स बहुत हैं, आप हर टाइप का खाना खा सकते हैं। जैसे बताया आपको, वेज नॉन वेज, इंडिया के हर एक राज्य का होटल है यहाँ पे। चलिए, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। गुजराती खाना तो गुजराती, बंगाली तो बंगाली, नेपाली तो आप भारत के जिस राज्य से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप अबू धाबी में काम करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ पर हर तरह के रेस्टोरेंट मिलेंगे। आपके अपने लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंग आप खाना खा सकते हैं। और फैमिली के लिए भी हर तरह के रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, एक से एक रेस्टोरेंट्स हैं। इंडियन, कॉन्टिनेंटल और अरेबिक रेस्टोरेंट्स भी हैं। तो और इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो खाना बनाने की हर सामान अवेलेबल है यहाँ पर। वेजिटेबल्स, फ्रूट, 12 महीने आपको हर फ्रूट मिलेगा, 12 महीना हर वेजिटेबल्स मिलेगा जी। जो भी साग सब्जी है जो कि हमारे यहाँ सीजनल होता है, यहाँ क्योंकि ग्लोबल होने के कारण इसको हर जगह से अवेलेबल कराया जाता है। अगर परवल आपके बिहार में मिलता है तो बिहार से आएगा, वहाँ बंद हो गया तो फिर बंगाल से आएगा, फिर बांग्लादेश से आएगा। तो इस टाइप की सब्जियां हैं जो सालों भर आती है। एक छोटा सा पॉइंट है रिलेटेड टू बिहार, हम लोग सरसों का तेल बहुत खाते हैं, बिहारियों के खाने में मेन होता है। तो जब मैं शुरू आया था तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था ढूंढना, लेकिन अचानक से 3-4 साल पहले से ऐसा लग रहा है कि लगभग हर सुपर स्टोर में अवेलेबल है। तो ये भी थोड़ा सा चेंज देखा मैंने। जी हाँ, सरसों तेल हर तरह के सुपर, इवन कैलिफोर में भी जाइए तो वहाँ सरसों तेल अवेलेबल मिलेगा। बहुत अच्छी 6 साल पहले नहीं था। बहुत अच्छी बात बताई आपने। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम कुछ 2 सवाल आपसे ये करना चाहते हैं जो कि युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप अबू धाबी में 7 साल से काम कर रहे हैं और आशा करता हूँ कि आप आगे भी काम करते रहेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब सबको रिटायर होना पड़ता है, उसके बाद फिर आपका क्या प्लान है? ऐसा मैंने अभी तक सोचा नहीं है, क्योंकि अभी तक जैसा मैंने पहले ही बताया, मुझे ये फीलिंग आया ही नहीं है कि मैं बाहर, क्योंकि मैं उस फ्लो में ही जॉब कर रहा हूँ जहाँ एक स्टेप बढ़ते बढ़ते आदमी यहाँ तक पहुँचा है। यहाँ से आगे इसलिए नहीं जाना चाहता है कि यहाँ पे मैं होमली फील करता हूँ। चलिए, वो बहुत अच्छा। यहाँ क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर रिटायरमेंट के बाद कोई चाहे कि मैं यहीं पे रह जाऊँ, कुछ ऐसा ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर? यहाँ पे रहने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, और वीज़ा के लिए आपको कोई काम, तो आप अपना कोई काम कर सकते हैं यहाँ पे, बिजनेस कर सकते हैं, चाहे तो छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं जिससे आपको वीज़ा मिल जाए।
या कोई प्रॉपर्टी खरीद के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसके थ्रू आपको वीज़ा मिल जाए। इस तरीके से आप यहाँ पे रह सकते हैं। और एक और बहुत अच्छी चीज़ यूएई गवर्नमेंट में शुरुआत की है, विजिट वीज़ा दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म विजिट वीज़ा दे रहे हैं, बहुत अलग अलग बेस्ड ऑन योर टेक्निकल कैपेबिलिटीज। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं उनको वो लोग लॉन्ग टर्म विजिट वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं जी। ये आपका सोल प्रोप्राइटरी वीज़ा है, आपके नाम पे रहेगा कि कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, आप वो वीज़ा लेके यहाँ पर रह सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक टेक्निकल प्रोफेशनल हैं जो कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप उस वीज़ा के थ्रू आप अपनी सर्विस भी कंपनीज को प्रोवाइड कर सकते हैं। सो ये सब ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, रिटायरमेंट के बाद भी लोग कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा अगर कोई बिजनेस करना चाहे दिवाकर जी किसी, तो क्या क्या बिजनेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर? बिजनेस के ऑप्शंस यहाँ आपके स्किल के ऊपर है, प्लस आप एक दुकान खोल सकते हैं, आप रेस्टोरेंट चला सकते हैं, आप कंपनी खोल सकते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, इस टाइप के बहुत चीज़ हैं। और यहाँ पे 2 टाइप से होता है, एक LLC होता है जिसमें यहाँ का लोकल पार्टनर होता है, दूसरा फ्री जोन होता है जहाँ पे लोकल पार्टनर नहीं होता है और फ्री जोन में आप अपना 100% खुद का काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर जी, मौज चैनल के इस NRI टॉक शो में शामिल होने के लिए और आपका अनुभव हमारे दर्शकों को साथ शेयर करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत सारे सही बातें बताई हैं और मैं आशा करता हूँ कि हमारे नौजवान बंधु उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जैसा होगा अपने अपने उपयोग में ला सकें। धन्यवाद दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक दूसरे अप्रवासी बंधु के साथ और जानेंगे उनके देश से विदेश तक के सफ़र को। अगर आप भी एक अप्रवासी भारतीय हैं और अगर आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप अपना डिटेल्स हमें प्रोवाइड करें ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके। मैं जितेंद्र कुमार मौज चैनल की ओर से आप सभी दर्शकों का आभार प्रकट करता हूं। आप सभी इसी तरह अपना प्यार हम पे बनाए रखें और हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा वीडियो उन सभी युवाओं तक पहुंच सके जिन्हें इनकी ज़रूरत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नया वीडियो है ऑटोमेटिकली आपके पास अवेलेबल हो सके जैसे ही इसका रिलीज़ होगा। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग में दिवाकर जी का अगेन फिर से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि जो भी अनुभव इन्होंने साझा किया है हम सभी के साथ में ये किसी तरह से यूज़फुल होगा। धन्यवाद।